नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। सामूहिक खेती से बदलेगी किसानों की किस्मत। पशु आहार में अजोला का प्रयोग और इसके लाभ। आमतौर पर खेतीबाड़ी में किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो खेती में लागत लगाने की बात हो या फिर अपने उत्पाद को बाजार में बेचने की। लेकिन अगर किसान उत्पादक समूह बना लें तो पूंजी, तकनीकी मदद के साथ साथ और भी कृषि कार्यों में किसानों को काफी मदद मिलेगी। इसलिए इन सभी लाभों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के चौपाल में डॉक्टर वाई.सी. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के सहयोग से चौपाल का एक किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है, जिसके बारे में बता रहे हैं यहाँ के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंदेल। देखिए, आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि जहां इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन के साथ हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय को दुगना करना, ये कैसे किसान के साथ मिलकर हम आय को किसान की बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में कृषि उद्यमी की भूमिका धीरे धीरे जमीनी स्वरूप ले रही है। कृषि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कृषि के क्षेत्र में उद्यमी की भूमिका निभाता है। देश में विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है, जिससे कृषि से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना किसानों को करना कठिन हो रहा है। देश में किसानों का आर्थिक स्तर भी गिर रहा है। एक समृद्ध एवं संपोषणीय कृषि क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों का संगठन निर्माण की पहल की है। इससे किसान संगठित होकर अपनी कंपनी बना सकते हैं। किसान गठित उत्पादन संगठन कंपनी के रूप में कार्य करेंगे और गठित कंपनी का संचालन भी किसान करेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को इकट्ठा करने, कंपनी के रजिस्ट्रेशन एवं कंपनी का सुचारू रूप से संचालन एवं उत्पादन की मार्केटिंग के लिए नाबार्ड आवश्यक सहायता एवं ऋण भी प्रदान करता है। एक बड़ा ही इनोवेटिव ग्रुप चौपाल का, जो पिछले लगभग 4 सालों से प्रदेश के कृषि विभाग में जो प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना का स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट है, उसके साथ संपर्क में था। धीरे धीरे वहाँ से इनकी हैंड होल्डिंग होते हुए 2021 में एक बड़ा वहाँ का समूह बनाकर इन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चौपाल नेचुरल्स के नाम से प्रारंभ कर दी। उसके बाद कैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, क्योंकि जो आय बढ़ानी है उसके अलग अलग माध्यम होंगे। हमारा जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस है वो कहाँ मार्केट में जाए, उसका बी ग्रेड का क्या करना है, उसके बाद जो सी ग्रेड आता है उसका क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो विश्वविद्यालय ने अपने फूड साइंस विभाग के साथ ये जिम्मा लिया और अभी पहली इस कड़ी में लगभग 37,000 लीटर एप्पल का जूस, जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसमें शुगर नहीं है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी एडिटिव नहीं है, उसको स्टैंडर्डाइज कर और उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो 1 साल तक बरकरार रखने में विश्वविद्यालय के फूड साइंस विभाग ने, इनके वैज्ञानिकों ने मेहनत की और आज ये प्रोड्यूस देश भर की विभिन्न मंडियों में, जिसमें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और धर्मपुर से शुरू होकर विभिन्न मंडियों में जाएगा। और इस तरह से इस वर्ष इस छोटे से सक्सेसफुल पायलट से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एस्टेब्लिश किया कि लगभग 3 गुना 25 रुपये 68 पैसे जो
केमिकल खेती करने से, बागवानी करने से किसान को पर केजी एप्पल मिलता था प्रॉफिट, वो आज 74 रुपये 48 पैसे हो गया है, यानी लगभग 3 गुना आमदन बढ़ी है। ये प्राकृतिक खेती के माध्यम से और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के माध्यम से इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। सामूहिक खेती करने के फायदे। एकल कृषि की तुलना में सामूहिक खेती अधिक कुशल होती है। सामूहिक खेती से कृषि क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं आय में बढ़ोतरी होती है। सामूहिक खेती से निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। सामूहिक खेती करने से कृषि में जोखिम कम कर सकते हैं। सामूहिक खेती करने से बाजार, प्रसंस्करण, स्टोरेज आदि की सुविधा आसानी से मिल जाती है। सामूहिक खेती करने से पूरे समूह का विकास तेजी से होता है। सामूहिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को स्वावलंबी बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को शिक्षित करना, जिससे कि वे कृषि आधुनिक तकनीकियों को आसानी से अपना सके। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये देश नहीं दुनिया भर की ऐसी पहली कंपनी प्राकृतिक खेती के आधार पर बनी है, और जो एंड टू एंड इन्होंने एक सक्सेसफुल पायलट खड़ा किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। किसान भाइयों, डॉक्टर वाईसी परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के सहयोग से किसान उत्पादक संगठन सेब के पेय पदार्थ बना रहे हैं। तो इस बारे में इस संगठन के चेयरमैन विनोद मेहता का क्या कहना है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है 27 जुलाई 2022 को हमने ये कारवा शुरू किया था। चौपाल नेचुरल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था कंपनी एक्ट के अंदर। 20 अगस्त 2022 को वीसी नौणी डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी के कर कमलों द्वारा हमने कंपनी का इनॉग्रेशन किया था। उसी दिन मेरे किसानों ने ये संकल्प ले लिया था कि इस साल हम जो है मार्केट में कुछ ऐसी चीज लाएंगे जिसके लिए किसान अपने दिल से गदगद होएगा, खुश होएगा कि वो मार्केट में एक ऐसा एप्पल जूस निकालेगा जिसमें किसी भी तरह का ना प्रिजर्वेटर होएगा, ना शुगर होएगा, ना किसी भी तरह का उसमें पानी मिक्स होएगा। प्योर जूस, जो फल से जो जूस निकला उसको हम जो है सीधा पॉस्चराइज करके यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों के सामने पेश करेंगे। वो संकल्प हमारे किसानों ने लिया था, और उसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने न्यूज़ 18 के चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि हमारी फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है 9 बायर्स के लिए आज जो है 12:30 बजे फ्लैग ऑफ होके निकलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत में पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश करें तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए अजोला उत्पादन की तकनीक और पशु आहार में उपयोगिता की जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से।
पशुपालक भाई, यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, आपके पास हरे चारे की समस्या हो रही है, तब एक अजोला कंसेप्ट होती है। अजोला हरा चारा के रूप में यूज की जाती है, इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। अजोला एक फर्न है जो कि थोड़े से पानी में ही उगाई जाती है। यदि कहीं पर पानी हाफ फीट भी रहती है, जमा रहती है, वहाँ पर आप अजोला का उत्पादन कर सकते हैं और सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए कोई सीजन या कोई मौसम की आवश्यकता नहीं होती है कि रबी में होगी, खरीफ में होगी, ये सालों भर होती है। अजोला सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशु के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। इसमें खूबी क्या है, ये पशुओं के लिए क्यों उपयोगी है? इसमें प्रोटीन की मात्रा की जब बात करते हैं तो सूखा भाग, यदि सूखा भाग की बात करते हैं तो सूखा भाग में लगभग 20 से 25% प्रोटीन होती है, जो कि आपके दाने की प्रोटीन से भी अधिक होती है। और ये दलहन वर्ग के जो हरे चारे पाए जाते हैं उससे भी अधिक प्रोटीन की मात्रा इसमें है। ये प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इसमें मिनरल भी अधिक होती है और विटामिन ए, विटामिन B12 इसकी मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण ये पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करती है और एक दूसरे भोजन को भी सुपाच्य करती है। अब इसका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? इसके उत्पादन करने के लिए बहुत बड़े खेत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए आपको नेट शेड तो बनानी ही पड़ेगी, चूँकि इसके उत्पादन के लिए डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़े और ज़्यादा ठंड भी ना हो। तो इसके लिए क्या करें, या तो पेड़ की छाँव में या आप नेट शेड ग्रीन जो दिख रहा है आपको, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक पीट बनानी है, जो कि नीचे प्लास्टिक शीट देकर भी बना सकते हैं और उस पीट में लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर तक की हाइट पर पानी जमा रहनी चाहिए। इतना पानी यदि जमा रहती है, इसके बाद क्या करना है, नीचे में 2 से 3 किलो कच्चा गोबर डाल दें या उपजाऊ खेत है उसकी मिट्टी लाकर नीचे डाल दें, उसको एक बार मिला दें, उसके बाद बैठने दें। बैठने के बाद क्या होगा कि अजोला का कल्चर कहीं से लेकर आएँ और उसमें डाल दें। हो सके तो 100 से 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट खाद भी डाल दें इसमें, जिससे कि ग्रोथ अधिक मिलेगी। और यदि 6 बाई 4 फीट का यदि आप एक पीट बनाते हैं तो आप 1 किलो अजोला प्रत्येक दिन उत्पादन कर सकते हैं, जो कि अपने पशुओं को खिलाई जा सकती है। और जितनी क्षमता आपके पास पशु की है उसके अनुसार ऐसा पीट आप बना सकते हैं, जिससे कि सालों भर कुछ न कुछ हरा चारा आपके पशु को मिलते रहे। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। तो कम से कम जितना दाना दे रहे हैं 1:1 का रेशियो में, 1:1 के रेशियो में उसको खिला सकते हैं। 4 किलो दाना दे रहे हैं तो 4 किलो आप अजोला भी उसको मिक्स करके खिला सकते हैं। ऐसे 1 से 2 किलो भी यदि मिल जा रही है गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, लेकिन खिलाने के पहले ध्यान देनी है कि इसमें आप गोबर डालें या मिट्टी डाल रहे हैं तो हो सकता है गोबर का गंध इसमें रहे। तो पीठ से निकालने के बाद इसको क्या करना, सबसे पहले पानी से 2-3 बार धुलाई कर देना है, जिसके कारण उसका दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पशु को इसको खाने के लिए देना है।
और पशु के साथ साथ मतलब दुधारू पशु के साथ साथ इसे मुर्गी को भी खिलाई जा सकती है, बकरी को भी खिलाई जा सकती है। और जहाँ तक संभव हो तो इसको भूसा के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, भूसा भी सुपाच्य हो जाएगी। क्योंकि इसकी खुद की पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा सुपाच्य है, तो दूसरे को भी पैलेटेबल भी बना देगी और सुपाच्य भी बना देगी। इसको खिलाने से जो देखा गया है, लगभग 20 से 25% तक दूध में बढ़ोतरी होती है और इसके साथ साथ दूध की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है और गुणवत्ता के साथ साथ पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, जिसके कारण बीमारी से ही बचाती है। इसलिए कोई भी पशुपालक है तो अजोला का उत्पादन जरूर करें, जिससे कि हमको सालों भर हरा चारा पशु को दे सके और हमारे पशु स्वस्थ रहे। अपने राज्य में ग्वार की खेती दाने और फलियों के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान हरी फलियों के लिए ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो उनको इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए उन्नत तकनीक से खेती करनी होगी। तो आप हरी फलियों के लिए ग्वार की खेती कैसे करें, देखिए हमारी ये एक खास रिपोर्ट। ग्वार प्राचीन बहुउद्देशीय गहरी जड़ों वाली सूखा प्रतिरोधी दलहनी फसल है और इसकी खेती असिंचित और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसका मुख्य रूप से सब्जी, पीच, हरा चारा, हरी खाद और ग्वार गम के रूप में उपयोग होता है। इसलिए इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है। तो हमारे जो किसान भाई सब्जी वाली ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो वह इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले आपको इसकी उन्नत किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप इस फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। ग्वार फली की उन्नत किस्मों में पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, शरद बहार, M83, गोमा मंजरी, AHG 13 किस्में हैं, जिसमें से आप किसी भी किस्म का चयन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सही होती है। इसकी खेती हल्की क्षारीय लवणीय भूमि में, जिसका pH मान 7.5 से 8 तक हो, वह भी की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। किसान भाइयों, खाद उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना सही रहता है, लेकिन हमारे जो किसान भाई किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो वो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 5 किलोग्राम जिंक का उपयोग करें। इन उर्वरकों को खेत की अंतिम तैयारी के समय खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, ग्वारफली के बीज की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 14 से 16 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अब बात आती है बीजोपचार की। तो आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है और ऐसे में कम खर्च में बीज को आसानी से उपचारित करने वाली समय में फसल को कीट व्याधियों से बचाया जा सकता है। इसके लिए पहले फफूंदीनाशक कार्बेडाज्म 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी से और अंत में 10 से 12 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छायादार स्थान पर सुखावर बुवाई करें। ग्वार की बुवाई आमतौर पर किसान छिड़कवा विधि से करते हैं, लेकिन इस विधि से पैदावार कम मिलती है। इसलिए ग्वार फली की अच्छी पैदावार लाने के लिए आप इसकी बुवाई पंक्तियों में करें, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, बुवाई के बाद फसल में खरपतवारों की समस्या बहुत देखने में आती है, जिसके लिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत में से खरपतवारों को निकालते रहें। इससे जड़ों में वायु संचार अच्छा होता है, जिससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और ऐसी फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को हरी फलियों की अधिक पैदावार भी मिलती है।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला रांची और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे। आसमान खुलने के बाद वातावरण में तापमान बढ़ने की संभावना है एवं नमी में कमी होने के आसार हैं। हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए मिट्टी में नमी बनाए रखने एवं संरक्षित करने के लिए निराई गुड़ाई करें। सिंचाई और किसी भी तरह का छिड़काव ना करें। खड़ी फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। परिपक्व फसलों एवं सब्जियों की कटाई साफ मौसम देखकर ही करें और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश और तेज हवा के नुकसान से फसल को बचाया जा सके। लीची के पेड़ों पर फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लेनोफिक्स हार्मोन्स का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। पशुओं के खाने के लिए चारे वाली फसल लगाने के लिए सिंचित क्षेत्रों में ज्वार का बुआई करें, जिसमें 40% प्रोटीन की मात्रा रहती है। ज्वार के लिए उन्नत किस्मों में रियो 988, पूसाचरी 615 एवं हरा सोना का चुनाव कर सकते हैं। बुआई के लिए बीज की मात्रा 16 से 18 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक थायरम 75 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। वर्तमान मौसम में सब्जियों की फसल में जैसे टमाटर, मिर्च आदि में पत्ती मोड़क बीमारी का प्रकोप देखने में आता है, जो कि सफेद मक्खी कीट से फैलता है। इस रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें ताकि ये रोग दूसरे पौधों तक फैल नहीं पाए। और सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में PPR रोग के आक्रमण की संभावना अधिक रहती है। इस रोग से ग्रसित जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख और नाक से पानी निकलता रहता है और दस्त एवं निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग का सही समय पर निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर PPR का टीका चमड़े के नीचे लगवाएं। इस रोग से बचाव के लिए जानवरों को धूप में जाने से बचाएं और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराएं। कद्दू वर्गीय फसलों में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए किसान भाई टेबुकोनाजोल 50% और ट्राईऑक्सीस्ट्रोबिन 25% का मिश्रण 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दलसागर जिला बक्सर के चरणजीत राय ने। आपने बकरियों में पीपीआर रोग के निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पीपीआर बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है। शुरुआती समय में बकरियों को काफी तेज बुखार रहता है। तेज बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें। उसके बाद में इससे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं, पर अच्छा समय होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में अगर आप इस वैक्सीन को करते हैं तो अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो प्रभाव क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।